शब्द पर्व के बैनर तले आज एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कल्याण केंद्र के इस सभागार में, और वह हमारा कार्यक्रम है रंग संवाद। इस कार्यक्रम में हम आज के जो हमारे अतिथि हैं वह जिले के प्रख्यात रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक एवं डिजाइनर श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी, जो कि राष्ट्रीय नाट्य पाठशाला नई दिल्ली के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा वहाँ से हासिल की है और आज हम उनके साथ जो बातचीत होगी, उनकी उपलब्धियों की, उनके संघर्ष की एवं उनके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ के जो अब तक की जो उनकी यात्रा रही है, तो उनके साथ बातचीत करेंगे जिले के चर्चित रंगकर्मी श्री अभिजीत कुमार मुन्ना जी। हमारा यह कार्यक्रम अपने आप में ढेर सारे उद्देश्यों को, संकल्पों को समेटे हुए है। हमारा यह उद्देश्य है कि हम आपके बीच ऐसे चर्चित लोगों को लाएं, उनके संघर्ष को, बातों को सुने। इन्होंने नाटक कला एवं संस्कृति थिएटर को समर्पित कर दिया है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने 14 वर्ष जब नाटक में बिताए, थिएटर में बिताए, उसके बाद इनका चयन राष्ट्रीय नाट्य पाठशाला नई दिल्ली में हुआ और उन्होंने वहाँ पे न केवल अपना पाठ्यक्रम पूरा किया, अपने प्रतिभा के परचम लहराए। तो उनके साथ बातचीत करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं यहाँ मुख्य मंच पर श्री अभिजीत कुमार मुन्ना जी को, और हम आग्रह करते हैं कि सर आप यहाँ आए मुख्य मंच पर। श्री अभिजीत कुमार मुन्ना जी बड़े ही चर्चित रंगकर्मी हैं और जिले में इन्होंने अपनी प्रतिभा का डंका बजा के रखा है। श्री अभिजीत कुमार मुन्ना जी, इसके कबल कि हम इनके बारे में और बातें करें, हम अनुरोध करते हैं कल्याण केंद्र के सचिव श्री भोगेंद्र कुमार कमल जी से कि आप आज के जो हमारे अतिथि महोदय हैं श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी, आप उनका सम्मान करें। कल्याण केंद्र के सचिव श्री भोगेंद्र कुमार कमल जी। बरौनी रिफाइनरी प्रकृति के संग चलती है और न केवल संग चलती है, उसके अनुरूप आचरण करती है। और एक शॉल के साथ सम्मानित करते हुए हमारे सचिव, कल्याण केंद्र के सचिव श्री भोगेंद्र कुमार कमल जी, श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी को। अब हमारा पुनः अनुरोध कल्याण केंद्र के सचिव महोदय से कि वे हमारे रंगकर्मी कुमार अभिजीत मुन्ना जी का आप सम्मान करें। और असल में सर वास्तविक बात यह है कि आज इन दो महान हस्तियों को सम्मानित करके हम सम्मानित हो रहे हैं, हमारी यह संस्था सम्मानित हो रही है। चादर एवं जो हमारा जो स्लोगन है कि राष्ट्रीय नाट्य पाठशाला नई दिल्ली में हुआ और वहाँ इन्होंने अपने प्रतिभा के परचम लहराए। और जब इनका कोर्स समाप्ति की ओर था, या यूँ कहें कि करीब करीब समाप्त होने पर था, तब इनके अध्यापक ने इनसे पूछा था, आदरणीय प्रवीण कुमार गुंजन जी से, कि अब आपका आगे का क्या प्लान है। आपके अंदर तो इतनी क्वालिटी है कि आप न केवल नाट्य निर्देशक हैं, डिजाइनर हैं, और आप नित्य नए नए प्रयोग करते रहते हैं, तो आपके लिए तो जो मुंबई का दरवाज़ा है वह तो खुला हुआ है, वहाँ आपका तो काफ़ी उज्जवल भविष्य है। आपका आगे का क्या प्लान है? यह सवाल इनके अध्यापक ने श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी से पूछा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका क्या जवाब था। इन्होंने कहा कि नहीं सर,
मेरा अगला कदम, मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं बेगूसराय जाऊँगा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेगूसराय क्यों? बेगूसराय तो नाटक के मामले में, थिएटर के मामले में उतना विकसित तो नहीं है। इन्होंने कहा कि यह विकसित नहीं है, मैं उसे ही विकसित करने के लिए जाऊंगा। यही क्वालिटी है प्रवीण कुमार गुंजन की, यही खासियत है कि बेगूसराय में अगर नाटक की चर्चा हो, थिएटर की चर्चा हो, तो प्रवीण कुमार गुंजन जी उसके पर्याय बन चुके हैं, उसके पर्यायवाची बन चुके हैं। और आप जहां भी द फैक्ट रंग मंडल के बैनर तले हो, या अगर आप इनके नाटक समझौता को देखें, गबर घिचोर को देखें, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने नित्य इतने प्रयोग किए हैं। अभी पिछले दिनों दूरदर्शन पे, पटना दूरदर्शन पे भी इनसे बातचीत हुई, और ये प्रवीण कुमार गुंजन जी धर्मा स्कूल भोपाल में भी विजिटिंग प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में भी यह विजिटिंग लेक्चरर के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते रहे हैं। तो ऐसे ख्याति नाम शख्स, लब्ध प्रतिष्ठित शख्स प्रवीण कुमार गुंजन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो अब मैं इन दोनों व्यक्तियों के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे, जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वह पल आ गया है। और हम अनुरोध करते हैं आदरणीय श्री अभिजीत मुन्ना सर से कि सर, आज की यह जो हमारी बातचीत है, रंग संवाद, सर आप उसे आगे बढ़ाएं, अभिजीत मुन्ना सर। और पुनः तमाम अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने प्रांगण में करते हैं। आप तमाम सुधी दर्शकों का, जो भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बरौनी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी का यह आज का जो संयुक्त आयोजन है, वार्षिक पुस्तक मेला, शब्द पर्व के इस कार्यक्रम के एक कड़ी के रूप में आज का यह कार्यक्रम रंग संवाद, और इस रंग संवाद कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य वक्ता, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, श्री प्रवीण कुमार गुंजन। प्रवीण कुमार गुंजन के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रवीण कुमार गुंजन ग्रामीण रंगमंच की उपज हैं। गांव के छोटे छोटे मंचों को पार करके शहर की तरफ रुख किया, और एक उत्कट लालसा और जिजीविषा ने इन्हें आज के इस आधुनिक रंगमंच से जोड़ा, और वहां से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ये 2006 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया, और 2009 में वहां से पास आउट होकर के पुनः बेगूसराय को अपना रंग क्षेत्र बनाया। तत्पश्चात कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। इन्हें संस्कृति मंत्रालय का सीनियर एवं जूनियर दोनों फेलोशिप प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी युवा रंग सम्मान से सम्मानित किए गए। बिहार कला सम्मान, जिसे भिखारी ठाकुर के नाम से दिया जाता है, वो भी इन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही जैसे फिल्म में जो स्थान ऑस्कर का होता है, वही स्थान नाट्य के क्षेत्र में मेटा अवार्ड का होता है, जो कि महेंद्रा थिएटर एक्सीलेंसी अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ निर्देशन के क्षेत्र के लिए। तो वैसे ही विभूति आज हमारे बीच हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे उनके पूरे अभी तक के रंग संचरण के बारे में,
कि वो कैसे आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रवीण कुमार गुंजन की तरफ। गुंजन जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, कि आप नाटक के क्षेत्र को ही क्यों चुना? क्योंकि आप एक ग्रामीण परिवेश से थे, जहाँ के लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके परिवार के लोग भी उन्हें कहीं ना कहीं किसी जॉब में देखना चाहते हैं, और उस ग्रामीण परिवेश से आकर के आपने इस दुरूह क्षेत्र को चुना, नाट्य कर्म को चुना। इस क्षेत्र को चुनने के पीछे आपका क्या मकसद रहा था उस समय? पीछे मुड़कर देखना, शायद उस समय यह नहीं मैंने सोचा कि मैं रंगमंच में इतना आगे जाऊंगा या रंगमंच बहुत लंबे समय तक करूंगा। मैं आंचलिक गांव का एक लड़का हूं, और हमारे यहाँ त्यौहार दुर्गा पूजा होता है, और हमारे दरवाज़ा पे ही दुर्गा पूजा होता था। और गांव में साल में एक बार नाटक होते हैं, तो उसमें मेरे घर के फैमिली के लोग, चाहे मेरे बाबा हो, चाचा हो, पापा हो, ये सब लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो शायद मेरे जो बाल मानस है उस पर वो अंकित था। और कभी कभी क्या होता है कि गांव में उन नाटकों में भी बच्चों का रोल होता है। तो किसी चाचा ने कहा कि बेटा तुम इस नाटक में तुम जाना और ये काम कर लो। मेरे मेमोरी में जो अंकित है, राजा सत्य हरिश्चंद्र नाटक था, जिसमें राजा हरिश्चंद्र के बेटे को सांप काट लेता है और वो मर जाता है। तो मुझे गांव के एक फागू साव थे, वो बहुत अच्छा कॉमिक करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा का नाम लेके, अरे उस छोरा को बुलाओ और वो काम करेगा। अब मुझे ये गाइड किया गया, बोला गया कि तुम्हें सांप काटेगा और तुम मर जाना। और हमारे गांव में ही बहुत अच्छी आज हम बोलते हैं बिहार में कि जात पात ये सब बहुत हावी है, अब बोलते हैं कि बहुत पहले से है, लेकिन मेरा गांव उससे अलग था। मेरे गांव में जो दुर्गा पूजा के नाटक होते थे, उनमें झुवन मास्टर साहब जाति के नाई थे, फागू साहब बनिया थे, राजपूत का गांव था। सब लोग, गांव के सभी लोग मिल के दुर्गा पूजा में नाटक किया करते थे, और हम सबको वही आदर भाव देखते थे जो सबके लिए था, अपने परिवार के लिए था, उनके लिए भी था। तो क्योंकि गांव के नाटकों में महिला कैरेक्टर भी मेल ही करते हैं, तो वो झुवन मास्टर साहब हरिचंद की पत्नी का रोल कर रहे थे, और मुझे बोला गया कि सांप काटे तो तुम मर जाना। पता नहीं क्या था वो, जैसा बोला वैसा मैंने किया। और जब सीन खत्म होने के बाद ग्रीन रूम में गए, तो मुझे वो 8-9 साल का मैं हूँगा, लेकिन मुझे वो शब्द अभी भी अंकित है, और वो शब्द मेरा हौसला भी है। वो शब्द मुझे और आगे जाने के लिए प्रेरित भी करता है। उन्होंने बोला था, मेरा पापा का गांव का नाम मंडू सिंह है, तो ये मंडू का जो लड़का है ना, ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। मैं तो कुछ देर के लिए बहुत आश्चर्य कर रहा था कि ये ऐसा लगा कि सच में ये मर चुका है। अब मैं मरने का मतलब यही समझता था, जब मुझे बोला गया कि तुम सांप काटे तो मर जाना। मर जाना मतलब देह में कोई हरकत ना हो। तो वो उनकी बात मुझे आज भी, पता नहीं बड़ा कलाकार बना हूँ या अभी बड़ा या छोटा कुछ होता नहीं, बस जो रंगमंच का जो बीज वहाँ पे पड़ा था, वही बीज आज भी अंकुरित है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाहे कोई भी रंगमंच की भाषा किसी एक विशेष के लिए नहीं हो सकता। रंगमंच सर्वव्यापी है, सबके लिए है। मैंने कई बार ऐसा भी सुना, शायद मेरी बौद्धिकता उतनी न हो, कि रंगमंच एक वर्ग के लिए है, एक एलिट क्लास वर्ग के लिए है, कुछ बुद्धिजीवियों के लिए है, कुछ इंटेलेक्चुअल के लिए है। मुझे लगता है कि रंगमंच सबके लिए है, और असली रंगमंच का मजा दर्शक को चिन्हित न करे। दर्शक दर्शक है, और जिस दर्शक तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वही रंगमंच है। तो मेरी नाटकों में सहजता है, कहानी है, कथ है। उसका सीधा कारण है कि मैं ऐसे परिवेश से आता हूं जहां लोग
उस समय भी दुर्गा पूजा के अवसर पे कहानी सुनना चाहते थे, हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। वो अभिनेता को देखकर खुश होते थे। तो वो जो शुरुआत का जो मेरा बीज है वही मेरा रंगमंच का, और बाद में समय आता गया, समय बदलता गया, दुनिया को देखा सब। प्रवीण जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप ग्रामीण परिवेश से आए, आप एक सम्भ्रांत परिवार से थे, आपके पिताजी भी यहाँ नौकरी करते थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि आप जब गांव से आए थे और नाटक की ललक थी, तो पहली बार जब आप दिनकर भवन पे आए थे नाटक देखने, तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आपको टिकट के कारण शायद गेट पर से लौटना पड़ा था, आपको गेट के अंदर जाने नहीं दिया गया था। तो ये कहाँ तक सच है, और क्या ये बातें आपके अभी के रंगकर्म में जहां आप पहुंचे हैं, क्या कहीं वो आपके लिए वो प्लस पॉइंट था, निगेटिव था, आपको जिद्दी बनाने में उस एक प्रकरण का भी बहुत बड़ा हाथ है, उस हादसे का भी एक बहुत बड़ा हाथ है? ये हम भी जानना चाहेंगे और हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो भी जानना चाहेंगे। शायद अनिल पतंग जी का कोई नाटक था जिसमें आपको एंट्री नहीं दिया गया था। अब मुन्ना जी क्योंकि हमें लंबे समय से जानते हैं, अब मुझे नहीं पता है ये कहाँ कहाँ से सवाल खोज कर लाएंगे, क्योंकि इन्हें सब पता है मेरे बारे में। तो मैं गांव में नाटक करता था। बेगूसराय में सब्जी, मैं पोखरिया में रहता था, और सब्जी लाने के लिए मैं दिन बाजार गया था। और टाउन हॉल के गेट पर एक नाटक था इकबाल मजीद का, कुत्ते, और संस्था थी नवतरंग। अनिल पतंग जी उसके ऑर्गेनाइजर थे और मनोरंजन मधुकर उसके डायरेक्टर थे। नाटक का नाम कुत्ते था। मैंने देखा कि गांव में तो नाटक होते थे, खुला ओपन होता था, पैसा तो नहीं लगता था नाटक देखने के लिए, और यहाँ गेट पे वो पैसा क्यों मांग रहे हैं। और पता नहीं मेरे अंदर वो क्या था, मैंने गेट पे झूठ बोला या सच बोला। मैं क्या करें, मैं भी नाटक करता हूँ, कम से कम मुझे तो अंदर जाने दो। तो मैंने बहुत हंगामा किया, जिद था। तो पतंग जी उधर से आए, उन्होंने कहा कि आपको नाटक देखना है जी, तो 5 रुपये का टिकट हम दे दें। हम कहे सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने 5 रुपये अपने जेब से निकाला और गेट पे दिया और मुझे अंदर जाने दिया। पता नहीं वो क्या आर्टिस्टिक ईगो था मेरा या जिद था। मैं रात भर बेचैन रहा कि आदमी यार वो 5 रुपया वो क्यों दिए। और अब उसकी मतलब मेरे अंदर लोग बोलते हैं कि गुंजन केवल एक निर्देशक ही नहीं, डिजाइनर ही नहीं भी है, और शायद उसका बीज वहीं पड़ा था। मैंने कल होकर उनके टीम बाघा में था, पता किया, वहां जाकर बोला कि मैं आपके साथ नाटक करना चाहता हूं। अब मुझे कुछ नहीं पता था कि नाटक कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे मैनेज किया जाता है। मैंने कहा कि सर मैं आपका नाटक, ये जो नाटक है इसको मैं पटना में करवाना चाहता हूं। तो कोई भी अभी लगता है कि अभी भी हम लोग को शो मिलता है, खुश होते हैं, उस समय तो शो ही नहीं था। तो उनको लगा रहे इतना अच्छा लड़का है, पटना में मेरा शो करवाने की बात कर रहा है। उन्होंने 24-25, नाटक में 8-9 लोग ही थे, उन्होंने 24-25 लोगों की लिस्ट बना ली, जिसमें गायन भी होगा, डांस भी होगा, नाटक भी होगा। और मैंने क्योंकि गछ लिया, और पटना में जाकर मैंने अपने चाचा के यहाँ, चाचा के घर पे उनको रखा। कालीदास का किराया 500 रुपया था। वो कैसे कैसे मैनेज करके किसी से मांग के और कुछ बैंकों में जाकर, पहला है कि वो, अब मैंने उनका नाटक पटना में करवाया। वो 5 रुपया मेरे लिए इतना भारी पड़ा कि वो मैं पटना में करवाया। और वो कराने के दौरान जो मैं परेशान हुआ, जो मेरी एनर्जी खपत हुई, जो मैं मेंटल डिस्टर्ब हुआ कि कहाँ से इनको भाड़ा दूंगा, कहाँ से किराया दूंगा, कैसे खिलाऊंगा 2 टाइम खाना, हॉल में ऑडियंस आएंगे कि विश्वास करेंगे। उस समय क्योंकि मुझे पता नहीं था, मात्र कालीदास रंगालय में 15 से 14 लोग थे, जिसमें 4-5 लोग नाटक ग्रुप के ही थे। और वो खर्चा उस समय मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैंने सब जोड़ घटाव किया था। उस समय वो 11,000 रुपया खर्च हुआ था, जिसमें अधिकांश पैसा मेरे पॉकेट के थे, घर से मतलब। लेकिन उस चीज ने मुझे ये बल दिया, रंगमंच के प्रति या अपने काम के प्रति गंभीर बनाया मुझे। और शायद मैं प्रवीण जी से गंभीरता से मुझे एक घटना फिर याद आती है, प्रवीण जी के जीवन से ही जुड़ा।
क्योंकि प्रवीण जी पे लगातार आरोप भी लगते रहे हैं राष्ट्रीय स्तर तक कि प्रवीण कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। नाटक में होता है कि जैसे सीन वर्क हो या कोई नाटक हो तो आप अपने नाटक में अंतिम दिन तक भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और मुझे याद है, ब्रह्म राक्षस शायद आपको भी याद होगा कि अंतिम दौड़ में और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में उस नाटक को होना था और आप एक दिन 2 दिन पहले भी अपने नाटक की परवाह किए बगैर भी आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं नाटक के साथ। तो क्या ये बातें कहाँ तक सही हैं और नाटक के लिए और अपने विकास के लिए ये कहाँ तक सही है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि आप पे आरोप भी लगते रहे हैं कि प्रवीण गुंजन कंप्रोमाइज नहीं करता है, काम ज़्यादा करवाता है, रात भर सोने नहीं देता है, पटरी पे सुला देता है, कभी गंगा के किनारे लेके चला जाता है, कभी नाव पे रिहर्सल करवा लेता है। तो हम ये जानना चाहेंगे और बड़ा ही रोचक ये सवाल भी है और सभी लोग जानते होंगे कि जो बच्चे हैं आपके साथ फिर भी आपसे जुड़े रहते हैं, तो इसमें क्या है जो आप इतना परेशान करते हैं फिर भी वो आपके साथ काम करना चाहते हैं? ये एक तरह से अफवाह है, आरोप है। मेरा रंगमंच के प्रति कमिटमेंट है और रंगमंच मेरे लिए टाइम पास नहीं है। आज मैं रंगमंच से ठीक ठाक कमा लेता हूँ, लेकिन पैसा मेरे लिए रंगमंच की रचनात्मकता या समृद्धि का संकेत नहीं है। मैं रंगमंच परेशान होने के लिए करना चाहता हूँ और ये जो सृजन का तनाव है यही आर्टिस्ट को निर्मित करता है। ये आम जीवन के तनाव से आप बच सकते हैं, लेकिन रचनात्मक तनाव का जिसने सुख नहीं भोगा, जो थोड़ा परेशान नहीं हुआ, जो तनाव के कथार्सित तक नहीं पहुंचा, जिसने रचने के दौरान अपना नींद का ख्याल नहीं किया, आप वो मुझे मेकिंग करना है, मुझे बनाना है, मुझे रंगमंच आखिरी सांस तक करना है। आपको हो सकता है रंगमंच आज करना हो, कल छोड़ दो। मैं आपके लिए अपने कमिटमेंट से समझौता क्यों करूं? और ये मेरी जिद नहीं है, मेरे बनाए गए रंगमंच के लिए मेरे खुद के उसूल हैं जो मैं चाहता हूं कि अंतिम समय तक मैं उसे बचा कर रखूं। मैं आज भी, मैं प्रसिद्ध नहीं हूं, मैं पॉपुलर नहीं हूं, मुझे कई नेशनल अवार्ड मिले, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी चाहता हूं कि नाटक करते समय मेरी रातों की नींद गायब हो। आज भी मैं चाहता हूं कि मुझे नाटक के रिहर्सल करते समय भूख न लगे। आज भी मैं चाहता हूं कि मैं चाय और सिगरेट के बल पे 12 घंटा टिक सकूं। बल्कि अब मैं फिजिकली भी थोड़ा तबीयत खराब है, डायबिटीज हो गया है, कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो रचने का मजा है। अब आप एक चीज, आप सुधांशु जी हैं, यहाँ सिंटू है, बागीश जी है, कई लोग हैं, आप याद कीजिए किसी भी बड़े रचनाकार का काम, जिन्होंने संघर्ष के समय अपने को जिंदा रखा, उनकी महान काम उसी समय आया है। और हम अगर समृद्धि और कुछ उपलब्धियों में खोकर लग्जरी लाइफ में हम कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, उनको कष्ट न हो, वो तनाव न ढेरे, उनको थोड़ा लग्जरी लाइफ मिल जाए। लेकिन मुझे ये हमें सीखना होगा कि हमारे पास सुविधा हो भी जाता है तो हम वो तनाव कैसे बचा के रखें। वो जो रचनात्मकता है, वो जो हमारे अंदर जो सनक है कुछ बनाने की, वो हमेशा बचे रखे। वो हमें कोई सुविधा या कोई संसाधन हमारी उस बेचैनी को खत्म न करे। ज़्यादातर यही होता है, संघर्ष के समय, अभाव के समय हम खूब काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जैसे ही प्रसिद्धि या हम संसाधन मिल जाता है फिर हम काम के प्रति गैर जिम्मेवार हो जाते हैं। यही से रंगमंच का ह्रास होता है। रंगमंच का लंबा इतिहास रहा है। क्या कारण है कि आज भी हमारा हिंदी प्रदेश खास करके कोई अपनी रंग भाषा नहीं गढ़ सका, बल्कि आधा हिंदुस्तान के नक्शे पे हमारा दावा है कि पूरा हिंदुस्तान का 60% एरिया हिंदी बेल्ट है और सबसे ज़्यादा रंगमंच की बुरी स्थिति है तो हिंदी में है। आपको जानकर ये बहुत ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में NSD जाने वाले हिंदी बेल्ट से हैं। बिहार से करीब 50-60 NSD गए हैं, यूपी से बहुत लोग गए हैं, फिर भी हिंदी रंगमंच, बांग्ला रंगमंच का
बांग्ला रंगमंच के पास क्यों नहीं खड़ा हुआ? मराठी रंगमंच के पास क्यों नहीं खड़ा हुआ? कन्नड़ रंगमंच के पास क्यों नहीं खड़ा हुआ? छोटा सा केरला है, उसकी अपना कथकली है, कर्नाटका का अपना यक्षगान है, हमारी कौन सी शैली है? हमने क्या उसको बचा के रखा? तो हमारे पास दिक्कत यह है कि हम चाहे वो आप इंटेलेक्चुअली देख ले, बौद्धिक का भी, हम बौद्धिक तब तक बने रहते हैं जब तक हम वो फकीरी और झोला टांग के घूमना चाहते हैं, जब तक मुझे साधन न मिल जाए। साधन मिलते ही हमारा हवाई चप्पल भी बदल जाता है, हमारी वो झोला भी बदल जाता है। और अब तो ये होने लगा है कि हमारा जो रंग है, जो हम बोलते थे लाल, भी तब तक ही काम आता है जब तक आप संघर्ष में रहते हैं। और जैसे ही आप संघर्ष से बाहर निकलते हैं, कब रंग बदल जाता है वो समझ में नहीं आता। तो ये जो हमारी जो हिंदी रंगमंच है, इसकी सबसे बड़ा संकट यही है कि हम राजनीति के नाम पर, विचारों के नाम पर हमने रंगमंच को नुकसान किया है। रंगमंच अभी तक अपना दर्शक वर्ग नहीं बना सका। रंगमंच का पहला काम है मनोरंजन करना। रंगमंच का केवल ये काम नहीं है कि हम केवल सवाल खड़ा करें, क्वेश्चन खड़ा करें, गलत को गलत बोले। रंगमंच का एक और काम है कि हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये सही है, ये गलत है। तो प्रवीण जी, यहाँ भी मतलब आप रो में आ गए, तो मेरा काम है थोड़ा सा बीच बीच में रोकना और थोड़ा सा उस माहौल को हम हल्का कर देना कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आज के युवा हैं, उनको जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए। और आज ये जो बाजारवाद है, ये जो मीडिया है, और जो ज़रूरतें हैं, आम ज़रूरतें जो हैं, वो हमें पढ़ने के तुरंत बाद पैसा चाहिए या पढ़ने के दौरान मिल जाए तो और अच्छा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में नाटक और कला का क्या महत्व हो सकता है? जो एक बच्चे अगर नाटक के क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें उससे क्या लाभ हो सकता है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। आपने युवाओं पे केंद्रित किया और इस साथ में बहुत सारी चीज़ें सब टेक्स्ट में, बाजार, और हम इसी में जोड़ देते हैं कि मुन्ना जी, आज जब इमोजी वाले इमोशन का दौर है, जब एक ही साथ एक तरफ आंसू भेजते हैं, दूसरे तरफ लिप भेजते हैं, हर्ट भेजते हैं, स्माइल भेजते हैं एक ही टाइम में। आज सोशल मीडिया का वो दौर है जहां प्रेम भी हम 5 दिन में पा लेना चाहते हैं। प्रेम के लिए भी संघर्ष नहीं है युवाओं के पास। अब प्रेम का तो उस नकली इमोजी के दौर में, ये प्रेम के समय में जल्दीबाजी तो होगी, लेकिन कला जल्दीबाजी की चीज नहीं है। कला में आपको मान अभिनय ले ले, अभिनेता हर कोई हो सकता है। अभिनय सबसे आसान काम है। अभी हम यहाँ बैठे किसी बंधु को बोले, भाई जरा ऊपर आओ, जरा माइक ठीक कर दो, वो यहाँ आता है, माइक ठीक करके मुझे देता है, वो भी मंच पे अभिनय कर चुका, वो अभिनेता हो गया। लेकिन अच्छा अभिनेता बनना, समझदार अभिनेता बनना, संवेदनशील बनना, अपने सोसाइटी, अपने आसपास, घर मोहल्ले, अपने परिवार, अपने देश की पीड़ा को महसूस करना, ये इतनी आसान काम नहीं है। अब आज का दौर हर वो संवेदनशील चीजों को खत्म करता जा रहा है। हमें ये जो है ना, आप महसूस कीजिएगा, मैंने महसूस किया है जब मैं एक्टर से, ज़्यादातर मैं नए एक्टरों से काम करता हूँ, उनसे जब बात करता हूँ, उन इतनी जल्दीबाजी है, इतनी जल्दीबाजी है, हर चीज़ में जल्दीबाजी है। अब इसी के एक पैरेलल एक सवाल है मेरा, क्या हम एक क्लर्क बनने के लिए जल्दीबाजी करते हैं? क्लर्क बनने के लिए हमें मिनिमम ग्रेजुएशन करना पड़ता है 3 साल। उसके पहले प्राइमरी पढ़ाई, मैट्रिक पास करना, इंटर पास करना, 3 2 5 2 7 साल। उसके बाद एक क्लर्क की नौकरी खोजने के लिए आवेदन भरते भरते, अगर कोई आपके पास पैसे नहीं है, आका नहीं है, गॉड फादर नहीं है, चप्पल खिया जाता है, तब भी क्लर्क की नौकरी आज के देश में नहीं मिलती। 5 7 6 7 संघर्ष के बाद अगर आपको मिल भी गया तो आप एक भीड़ का हिस्सा ही रहते हैं। बहुत सारे देश में ऐसे जॉब कर रहे हैं। तो 7 साल 14 साल के संघर्ष के बाद आपको मुश्किल से एक क्लर्क बनते हैं। और ये जो आर्ट है, कला है, ये जो थोड़ा सा भीड़ से अलग हटके है, स्पेसिफिक है, यहाँ आप चाहते हैं कि 4 साल में हासिल कर ले। इतना स्वार्थ तो नहीं चलेगा।
आज मैं यहाँ अगर बोल रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी बोलते हुए मेरी धड़कन तेज है, पाँव मेरे काँप रहे हैं। आज शायद 22 साल थिएटर करते हुए हो गया है। आज 22 साल बाद भी लगता है कि मैं कंफर्टेबल जोन में नहीं हूँ। तो अगर आप कला में आना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ रचना चाहते हैं, अब आपको जल्दीबाजी है, तो प्लीज़ अभी आप विड्रॉ कर लो, क्योंकि आप आगे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आपके पास पेशेंस है, आप कुछ छोड़ना चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी महत्वाकांक्षा, छोटे स्वार्थ, ये छोड़ना चाहते हो, तब कुछ बड़ा लक्ष्य टारगेट कर सकते हो। तो मुन्ना जी, ये जो दौर है ना, इस दौर से ठहराव गायब हो गया है। हमारे कई मित्र हैं, अभी बार बार सुधांशु भैया सामने आ जा रहे हैं। अभी सुधांशु भैया लोगों से अपना व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर चुके हैं। तो सर क्यों बंद कर चुके हैं? क्यों ठहराव चाहिए? हमें लगता है कि जीवन को फोकस करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए लाइफ में स्थिरता बहुत जरूरी है। हम इतना अंधाधुंध दौर में भाग रहे हैं, इतना फास्ट है कि जीवन हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी जो नॉर्मल होना चाहिए वो भी फास्ट हो चुका है। तो समस्याएं तो आएगी, यही मेन समस्या है, बहुत जल्दीबाजी। ये जो अभी जो एक शब्द बाजार में बहुत ज़्यादा चलता है और रंगमंच में भी चलता आ रहा है, उदारीकरण, और उसी के साथ हम एक शब्द जोड़ देते हैं, उन्नति। तो उदारीकरण और उन्नति के आड़ में जो संस्कृति के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, तो इस उदारीकरण और उन्नति के बीच में जो सांस्कृतिक प्रहार झेल रहा है आज हमारा रंगमंच भी, तो क्या इस प्रहार को झेलते हुए रंगमंच की मौलिकता बरकरार रख पाएगी? रंगमंच अपनी मौलिकता क्या इस बाजार में बरकरार रख पाएगी? रंगमंच की बहुत छोटी सी दुनिया है, लेकिन बहुत शक्तिशाली दुनिया है। जब से मानव का इतिहास है, जब से मनुष्य का इतिहास है, तब से रंगमंच है, और जब तक मनुष्य का इतिहास रहेगा रंगमंच रहेगा। बशर्ते कि हम बचाना क्या चाहते हैं। हमने विकास के मापदंड, मतलब बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, सड़क अच्छे हो जाए, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, 5G, 4G, क्या मनुष्यता की परिभाषा यहीं तक सीमित है? हमें सांस्कृतिक स्तर पे हमें हमारी संवेदनाओं को कौन जागृत करेगा? सवाल ये है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के साथ साथ हमारी संवेदनाएं नहीं मरनी चाहिए। जितने मशीन आते गए, कामगार कम होते गए। हमें काम करने, आज जो हमें पता नहीं क्यों लगता कि आज जो बीमारी, और डॉक्टर जो बिल्डिंग बना रहा है लगातार, डॉक्टरों की बिल्डिंग बहुत जल्दी बनती है, और मैं भी अब कुछ दिन से भुक्तभोगी हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा वही खर्चते हैं, क्योंकि हम काम करना भूल गए हैं। हम साधन पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। विकास ने एक ऐसा ये देखा है कि बैठे बैठे, अब ये पुरानी बहुत टिपिकल क्रिस से स्टूडियो टाइप बात रखता है कि वो पत्र में चेहरा दिखता था, अब तो डायरेक्ट वीडियो कॉल पे सब कुछ दिखता है। तो इस दौर में कैसे हम अपने मन और मस्तिष्क को एक्टिवेट कर सके, हमेशा एक्टिव रखे, इस अमूर्त होने से बताए, जिंदा रखे उसे। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है गुंजन जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि डॉक्टर ने 5 साल दिया, उसके पहले कुछ दिया, और डॉक्टर उसके बाद आया तो खूब कमाया, लेकिन एक अभिनेता 20 साल देने के बाद भी क्या कमा सकता है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। खास करके एक, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या अभिनेता उसके बाद भी कमा सकता है, और खास करके हिंदी रंगमंच में अभिनेताओं के लिए या नाटकों के लिए पैसे की एक कमी है जो लगातार बनी हुई है। तो हिंदी नाटक में एक तो पैसे की कमी है, जिसकी वजह से अभिनेताओं की भी कमी हो रही है, मतलब जैसे हम कह रहे हैं तो दिल्ली से लेकर के और कस्बे तक, और दूसरा दर्शकों की भी कमी हो रही है कि लोग भी नाटकों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में नाटक की मौलिकता, और दूसरी बात कि मीडिया और टीवी का ये प्रभाव
इसमें हिंदी रंगमंच कितना उन्नति कर पाएगा और कितना आगे बढ़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है आज के दौर में। और आप जैसे युवा निर्देशक हैं जो राष्ट्रीय फलक पे हैं, उनके कंधे पे एक बहुत बड़ा दबाव मुझे लगता है कि आज है कि इस रंगमंच को, हिंदी रंगमंच को आप कैसे खींच पाइएगा। देखिए, कंपैरिजन थोड़ा गलत हो गया है। डॉक्टर का पेशा जीवन बचाने से है, और जिस दिन लोग समझेंगे कि रंगमंच भी हमारे बचाने का काम करेगा, उस दिन शायद ये समस्या सॉल्व हो पाएगी। रंगमंच से आप, रंगमंच करके आप 2 रोटी खा सकते हैं, अब बहुत हुआ अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी आप बीमार पड़ गए तो आप अपनी इलाज नहीं करवा सकते। तो ये मैं बड़ी, खास करके हिंदी रंगमंच में आपको अगर अभिनय करना है तो आपको साइड से कुछ और करना होगा। आप कहते हैं अभिनेता के पास पैसे नहीं है, पैसे रंगमंच में नहीं है, लेकिन इस विधा में, अभिनय में है। मुंबई में है पैसे, लेकिन रंगमंच करके हम बहुत बार, मैंने भी कोशिश किया, हम कितना टिकट रख दें, 500 ऑडियंस। रंगमंच लाइव परफॉर्मेंस है, कॉस्ट है, वह पूरी दुनिया में, केवल हिंदुस्तान या बेगूसराय की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एजुकेशन और कल्चर ये हमेशा गवर्नमेंट के सपोर्ट से जिंदा रहा है। अगर हम किसी नाटक का 100 रुपये में टिकट रख देते हैं, 100 रुपया बहुत हुआ, जहाँ सिनेमा हॉल 40 रुपया में है, 500 टिकट कितने पैसे हो जाते हैं? 10 लोग का टीम है, कहां से कर पाएंगे? तो लेकिन रंगमंच ये समस्या है, ये शायद मुझे तो अपने जीवन में सॉल्व होते नहीं दिखता। तो इसका मतलब जैसे नाटक के बारे में कहा जाता है कि नाटक पहले राज्याश्रित था, राजा के आश्रय पे चलता था, तो क्या आज का नाटक भी, आज का रंगमंच भी राजा के आश्रय पे ही चलेगा? आपके कहने का कहीं ये तो मतलब राजा के आश्रय पे नहीं चलेगा। रंगमंच को जनता की जरूरत बनना पड़ेगा। जैसे जीवन जनता के लिए जरूरी है, जीवन बचाने के लिए, जिस जनता को ये लग जाएगा कि कला हमारे लिए जरूरी है, इसको भी बचाना है, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जितने संस्थानें हैं, उन सबको जिस दिन लगेगा कि कला की जरूरत है, और समाज में जो ये नफरत है, ये जो भेद है गुलाम आज़ादी का, ये जो जात पात, गोरा काला, ऊपर नीचे, ये सब संवेदनाओं का अंत होने का संकट है, और उसको कला ही पूरा कर सकती है। कला को हमें बताना होगा कि आपके अंदर जो नफरत जन्म ले रहा है, या अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको नीचे बैठ के ये लग रहा है, ऊपर बैठ के ये बंदा सारी बकबक कर रहा है। ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको कला ही खत्म करेगा, संस्कृति ही खत्म करेगा। और जिस दिन जनता को लगने लगे कि इसकी जरूरत है, और जहाँ जहाँ जरूरत लोगों को महसूस हुआ वहाँ कला है। तो जनता के ऊपर मतलब आप छोड़ रहे हैं, तो हम तो जनता चाहेगी तो ये नहीं, अच्छा हमारा काम तो उन्हीं के लिए है ना। नहीं, यहाँ पे मुझे एक शब्द याद आ जाते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं हर तरह के गीत बेचता हूँ, माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। तो वहाँ एक कवि के अंदर संवेदना, जिसे आप मंच पे प्रस्तुत करते हैं, तो उस समय कवि कितना मजबूर रहा होगा जो अपनी कला को बेचने तक की बात कर दी, कितना संवेदित विषय रहा होगा, और हम उसको आज दर्शकों के ऊपर छोड़ रहे हैं। और आपके जैसे युवा और इतना लगनशील, इतना संघर्षशील और अपने आप को हमेशा प्रोजेक्ट करने वाला निर्देशक ये कहेगा कि जनता अगर चाहेगी तो बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनता के ऊपर एक दबाव सा है। ये दबाव नहीं, जरूरत है। मानव को अच्छा बने रहने के लिए जरूर है, सब कुछ हमारे जिम्मा नहीं छोड़ देंगे। हम तो इतना समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे लिए सोचेगा कौन? आप ही के बीच कर रहे हैं। आप आइए ना देखने। अब यहाँ बात हो रही है, पीछे कुछ लोग बैठ के किताब कॉपी चला रहे हैं, अब उनको कौन ठीक करेगा? मैं नहीं ठीक करूंगा ना, उन्हें खुद ठीक होना पड़ेगा, उनकी जिम्मेवारी है। और
आप सब कुछ हमसे ही उम्मीद क्यों करते हैं? मतलब हमारे अभिनेता से क्यों उम्मीद करते हैं? जनता को जरूरत होती है, अभी भी है जनता को जरूरत, बस उन तक पहुंचने की जरूरत है और उनसे जुड़ने की जरूरत है। अच्छा, एक आज के डेट में एक बहुत सी कमी आ गई है। हमें लगता है कि जिस समय प्रवीण जी या हमारे जैसे जो अभिनेता हैं आज, प्रवीण जी जैसे जो निर्देशक हैं आज, तो वो जिस समय आए थे, यानी कि आज से 20 साल 22 साल कबल, तो उस समय नुक्करों का एक दौर था। हर एक संस्थाएं, हर जगह नुक्कर पे नाटक होते दिख जाते थे। और आज नुक्कर पे नाटकों में बहुत सारी कमी आ गई है। कहीं भी नुक्कर नाटक लगता है कि लगभग विलीन सा होता जा रहा है। तो हिंदी पट्टी में ऐसा क्यों है? नुक्कड़ नाटकों में कमी नहीं आई है, नुक्कड़ नाटक खूब होने लगे हैं। आपने जिस सवाल को पिछले बार पूछा, नुक्कड़ नाटक से बहुत पैसे आ रहे हैं। सरकार पोलियो का, एड्स का, शिक्षा अभियान का, और हम भी करते हैं, बहुत नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं। और थोड़ा सा मेरी बात बहुत ये लगेगा, मुझे लगता है कि हिंदी रंगमंच को ये नाच गानों रंगमंच या नटकिया या वो फकीर सा दिखने वाला, फक्कर सा दिखने वाला, दाढ़ी झोला टांगने वाला, हिंदी रंगमंच को नुकसान करने में राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोषित नुक्कड़ नाटकों का भी योगदान है। क्योंकि सोसाइटी में उन्होंने एक विशेष पार्टी, विशेष विचार के लिए प्रोपगंडा की तरह काम किया और जनता के बीच में ये बैठा दिया कि कलाकार नहीं है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता है। अच्छा, तो क्या, और इसने पूरी तरह से रंगमंच को नष्ट किया। क्योंकि आपने सुधांशु जी का सवाल मैं ही पूछ लेता हूं। तो सुधांशु जी पूछना चाहते हैं कि मैं उस सवाल को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली घुमा देता हूं, क्योंकि आप भी इंटेलेक्चुअल हैं। तो कहने का मतलब, गुंजन जी, क्या नवान्न के जो नवान्न ने हमें दिया है 1925 में, आप जहां थे मैं भी वहीं हूं, आप समझ ही रहे होंगे, तो नवान्न की मौलिकता को और नवान्न ने जो रंगमंच को दिया है उसे हम लोग भुला दें? नवान्न रंगमंच की कसौटी पे कसा हुआ एक आम आदमी की जरूरत का नाटक है। वो किसी पार्टी विशेष का नाटक नहीं है, वो भूख से तड़पते इंसान का नाटक है। किसी पार्टी के लिए ये तय करना कि ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, हम ब्लैक के पक्ष में खड़ा करना है, इस तरह रंगमंच का नुकसान हुआ है। और अब मैं भी किया, तो पता नहीं, मुझे भी ना कभी कभी लगता था, अब मैं रंगमंच को सेलिब्रेशन करना था। आप बोलते हैं एक तरफ, आप ही बोल रहे हैं एक तरफ कि रंगमंच से भूख कैसे मिटेगा, एक तरफ कहते हैं आप अभिनेता का पेट कैसे भरेगा, और दूसरे सब कहते हैं कि हम कार्यकर्ता बने, कार्यकर्ता बन के पेट नहीं भरेगा। रंगमंच को सेलिब्रेट करना होगा, रंगमंच को उस सभी माहौल में लाना होगा, रंगमंच को मनोरंजन की कसौटी पे खड़ा होना होगा। तब जनता, जब नाट्य शास्त्र रची गई थी, हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र की परंपरा है, सब देवतागण मिलके ब्रह्मा के पास गए, बोले कि हम ऐसा कुछ चाहते हैं, जब हम दिन रात थक हार कर जब घर पहुंचते हैं तो हमारी थकान दूर हो सके। हम, और क्योंकि 4 वेद है, वो स्पेसिफिक लोगों के लिए है, कोई ऐसा नाट्य रचना हो जो सबके लिए हो, सब वहां आकर अपने दुख और दर्द को भूल सके। तो नाट्यशास्त्र की रचना हुई। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारी जनता जो है वो फिल्मों से जितना, हमारे गानों से जितना प्रभावित होता था, रंगमंच से भी प्रभावित हो? जहां तक मैं जानता हूं अभिनय, देखिए, मैं उसी बात को थोड़ा सा फिर से दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, क्योंकि दर्शकों का सवाल अगर बहुत ज़्यादा आएंगे तो मैं आपके चिंटू जी, आपके ही सवाल को मैं घुमा के पूछ लेता हूं। कहा जाता है कि अभिनय जो शब्द है, अभी उपसर्ग और नए प्रत्यय के लगने से अभिनय शब्द आया है, और अभी का मतलब होता है आगे की, और नए का मतलब होता है ले जाने वाला, जहां तक मैं जानता हूं। तो अभिनय कहने का मतलब हमेशा हमें आगे की ओर ही ले जाता है।
तो जब हमें कोई भी चीज आगे की ओर ले जाता है तो उन्नति ही दिखाता है, तो उसमें कहीं से आगे पीछे इंटेलेक्चुअल अगड़ा पिछड़ा तो होता ही नहीं है। आप शायद यही कहना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं रंगमंच को हम जब समकालीनता में देखते हैं, आज के दौर में देखते हैं, तो हर एक पार्टी, जो आप पार्टी की बात किए या रंग की बात किए, तो कुछ एक सवाल भी आया था इधर से कि हर एक पार्टी तो अपने तरीके से करती है। तो रंगमंच को क्या पार्टी से और रंग के हिसाब से बांटा जाए क्या? रंगमंच को सुंदर होना होगा, रंगमंच को कल्पनाशील होना होगा, रंगमंच को जो दर्शक देखने आ रहे हैं उसके लिए सुरुचिपूर्ण होना होगा, उनके लिए मनोरंजन चाहिए। कुछ अगर उनके दुख सुख की हम बात कर ले वो भी अच्छा है, लेकिन रंगमंच किसी झंडा के नीचे रहकर, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, कोई भी हो, रंगमंच जब तक स्वतंत्र विधा के रूप में अपनी पहचान स्थापित नहीं करेगा और जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, जब तक रंगमंच का विकास नहीं होने वाला है। तो प्रवीण जी का कहना है कि रंगमंच को झंडे से बाहर निकलना होगा। जहां भी रंगमंच झंडे के नीचे है वहां पे रंगमंच का ह्रास होगा, विकास नहीं होगा। हम थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा फिर से पीछे की तरफ ले जाते हैं, जहां से शुरू हुए थे कि आप प्रवीण जी गांव से आए हैं और वहां पे कहा जाए तो ग्रामीण रंगमंच, पारसी रंगमंच हम इसलिए नहीं कहेंगे कि पारसी रंगमंच का अपना एक कला है, उसका अपना एक अलग व्याकरण है, लेकिन आमतौर पे हम ग्रामीण रंगमंच को, जो गांव में होता है, उसे हम लोग पारसी रंगमंच ही कह देते हैं। तो ग्रामीण रंगमंच का जो आधुनिक रंगमंच है, हिंदी रंगमंच है, उस पे कितना प्रभाव पड़ा है, और क्या ग्रामीण रंगमंच को अगर हम थोड़ा सा तरजीह दें तो जो आज कमी है, बच्चों की कमी है, जो लड़कों की कमी है, जो नाट्य निर्देशकों की कमी हो रही है, दर्शकों की कमी हो रही है, क्या उस कमी को वहां से पूरा किया जा सकता है? हम ग्रामीण रंगमंच करके उसको एक सिमट रहे, हम उसे शायद आंचलिक रंगमंच का नाम दें, जहां स्थानीयता है, आंचलिक है, और ये तो विख्यात है, जो स्थानीय है वही ग्लोबल है, वही अंतर्राष्ट्रीय है। अगर हम अपने आसपास चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर भी नहीं कर पाएंगे। हमें ये कई 70 के दशक में, 80 के दशक में भी ये डिबेट चला था कि अपना भारतीय रंगमंच क्या हो। जिस समय कारण जी, हबीब साहब, या बहुत सारे नाटकों में लोक शैलियाँ आए, गायन आए, बकरी, मणि मधुकर का रस गंधर्व, ऐसे कई सारे नाटक, दुलारी बाई, लेकिन वो दौर भी एक समय के बाद खत्म हो गया। रंगमंच को स्थानीय स्तर पे अपने को स्थापित करना होगा। स्थापित मतलब रंगमंच को नहीं करना होगा। रंगमंच के बहाने वहाँ की जो बोलियाँ हैं, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो इमोशन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे जुड़ना होगा। जो काम हबीब साहब ने किया था, हबीब साहब का नाटक दिल्ली के ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आता था, जब यहाँ गुजरगावा आए तब भी पसंद आता था, वो जब बाहर गए तब भी पसंद आता है। तो ऐसा रंगमंच जो सबके लिए सब तक पहुंच रखता हो, और वो रंगमंच, भारतीय रंगमंच वही गोरखा, जिसमें कथा होगा, कहानी होगा, जिसमें गाने होंगे, जिसमें आंसू होंगे, इमोशन होंगे। हमारा दर्शक ये है। अब यहाँ आके हम वो मेटाफर, पोएटिक्स, इमेज और ये वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हमारा थिएटर, हिंदी रंगमंच ना, एक तरह से कहा जाए तो बहुत एक्सपेरिमेंटल रहा है। एक्सपेरिमेंटल भी उसको नहीं कहे। बहुत सारे चीज़ें जो दुनिया में 50 साल पहले होता है, हम 50 साल बाद हमारे यहाँ आता है। तो हम जो वो पीछे से ओढ़ते हैं ना, उसको छोड़ के अपनी मौलिकता की तलाश करनी होगी, और जो मौलिक होगा वो टिकेगा। इसके साथ फिर अब समय, तो आता मेरी बातों में बहुत, एक जगह मैं दूसरा बात बोलता हूँ, काटता हूँ, ये समय के साथ चलना होगा। उस समय मनुष्य की जरूरत अलग थी, आज मनुष्य की जरूरत अलग है। तो
और रंगकर्मियों के लिए खास करके आपको अपने को उस स्तर तक तैयार करना होगा, उस लेवल पर तैयार करना होगा कि आप अपने को तैयार कर सके, आप अपने को दिखा सके। आप दिखेंगे तभी बिकेंगे, अब बिकेंगे तभी बचेंगे। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे नेशनल हो, चाहे गांव का कलाकार हो, आपको दिखना आना पड़ेगा और बेचना आना पड़ेगा। मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि रंगमंच में अपना जीवन, रंगमंच को गाली दो कि 25 साल मैंने थिएटर किया, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप अभी जैसे हबीब साहब की बात किए, हबीब साहब अपने आंचलिकता को लेकर के आगे बढ़े, आप उस श्रेणी में रतन थियम साहब को भी रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जिसने भी आंचलिकता को पकड़ा, अपनी संस्कृति की मिठास को पकड़ा, अपने मिट्टी की खुशबू को पकड़ा, वो जो निर्देशक है और वो जो प्ले लेके आए हैं, उसकी सार्थकता समाज में हमारे समझ से, हमने भी जितने नाटक को पढ़ा है और जो भी बड़े बड़े नाटक हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ये मिट्टी की खुशबू हमारे दिमाग तक तो नहीं पहुंचती है। इसे मिट्टी की खुशबू बोले या लोगों का जो कंसीव करने की क्षमता है उसकी कनेक्टिविटी बोले। लोग वही कंसीव करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। ऐसा कोई है क्या जिन्हें बुरा लगता है वो चीज़ वो सीखना चाहते हैं, या जिन्हें मिडिल क्लास के का हमारा सोसाइटी ज़्यादा मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, एलिट क्लास तो 10% 15% है। हमारी एक और खूबी है कि हम जो नहीं पा सकते, नहीं पहुंच सकते, वो ज़्यादा आकर्षित करता है। रंगमंच को वो काम नहीं करना है, रंगमंच को वो काम करना है जो उन्हें पसंद पड़े। दर्शकों का ख्याल तो रखना होगा। हम भी बीच में भटके हुए थे, हमें भी लगता था कि दर्शक नहीं समझ में आ रहा तो मैं उनके लिए नाटक थोड़े करता हूं, मेरा नाटक तो कुछ लोगों के लिए है। बाद में मुझे लगने लगा नहीं, नाटक तो अंतर जो मुझे करना है लोगों के लिए ही करना है, और लोग अगर उसको कंसीव करने को तैयार नहीं है तो मेरी कला बेकार है। तो कई लोग 50 ऑडियंस के बीच में नाटक करके खुश हो लेते हैं कि चलो, लेकिन मुझे असली मजा तब आता है जब 500 ऑडियंस होते हैं, 600 ऑडियंस होते हैं। तो दर्शकों तक पहुंचना होगा। और हमें लगता है कि पहले ये उल्टा चलता था मेरे अंदर भी कि नहीं, दर्शक तैयार होंगे, दर्शक चाहते ये देखना तो वही थोड़े दिखाएंगे। लेकिन नहीं, आपके दर्शक की मानसिकता, दर्शक की चॉइस को भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, आज दर्शक की जो मानसिकता है, कहीं का भी दर्शक हो, चाहे वो हमारे देश का दर्शक हो, हमारे जिले का दर्शक हो, या पूरे विश्व में कहीं का दर्शक हो, तो जहाँ का दर्शक होगा वो अपनी संस्कृति को देखना ज़्यादा पसंद करता है और अपने बातों को जो वो पहले से सुनते आ रहे हैं, यानी कि संस्कृति को, धर्म को ज़्यादा सुनना भी पसंद करता है, ज़्यादा देखना भी पसंद करता है। तो क्या हिंदी रंगमंच में या भारतीय रंगमंच में ही इस बात की कमी नहीं रही है कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आप पीटर गुब्रुक साहब रामायण पे रिसर्च किए और उन्होंने नाटक किया, तो हमारे देश में इस तरीके का जो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है वो कब आएगा और वो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा है। फिर वही पर सब बात घुमा फिरा के हमको एक ही फ्रेम लग जा रहा है कि ये बुरा है और ये अच्छा है। ठीक है, दर्शक को ये पता है कि ये बुरा है, ये अच्छा है। दर्शक से आप कभी क्वेश्चन कीजिए, कभी वो बुरा से बुरा इंसान भी बुरा के पक्ष में खड़ा नहीं होगा, अच्छे के साथ खड़ा होगा। तो ये जो चॉइस है ना, हम ये करें, ये संस्कृति, ये सब सेकेंडरी है। आप अपनी संस्कृति के साथ हम रहेंगे, परंपरा के साथ हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि ये आर्टिस्टिक मीडियम है, रचनात्मक मीडियम है, तो केवल संस्कृति रटकर परंपरा बोझ नहीं होनी चाहिए। परंपरा एक सोर्स हो, परंपरा को भी
फिल्टर होना होगा, रिसाइकिल करना होगा। अब जैसे जो होता आया है उसको हूबहू हम रखें तो शायद आज के दर्शक को रोचक नहीं होगा। अच्छा, हम अब धीरे धीरे अपनी बात को समेटेंगे भी। आप काफ़ी खुल करके अपनी बातों को रखा है, लेकिन एक अंतिम सवाल हम आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि समाज में जो नई रंग चेतना है, आज यहाँ पे बहुत सारे युवा भी बैठे हुए हैं, तो नई रंग चेतना जागृत कैसे हो, युवा रंग कर्म की तरफ एक बार फिर से रुख कैसे करें? सिंपल जवाब है, घिसा पीटा जवाब है, निरंतरता, लगातार काम करते रहने से। और निरंतरता के साथ साथ अगर गुणवत्ता भी है तो लोग आएंगे। लोगों का आज के समय में लोग के पास समय बहुत कम है, और रंगमंच के पास अगर लोग को आना है, उनके महत्वपूर्ण समय को लेकर अगर वो आएंगे आपके पास, तो समय के लिए आपको तैयार करना होगा, लगातार उन्हें आदत डालनी होगी, अच्छे कामों की आदत डालनी होगी। अब मुझे लगता है मुन्ना जी कि अभी भी लोगों के पास अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे कामों के लिए, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए समय निकल आता है। तो हम निरंतर नहीं हैं। हिंदी रंगमंच को निरंतर होना पड़ेगा। हिंदी रंगमंच में एक भी ऐसा थिएटर ग्रुप नहीं है जो रेगुलर थिएटर करता हो दर्शकों के लिए। 3 महीने में, 2 महीने में कोई शो आ गया, मैं भी खुद उसमें हूँ, बल्कि हम सक्षम हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन तो शो जरूर कर सकते हैं रोज, लेकिन नहीं कर पाते। तो निरंतर, अब जैसे रिफाइनरी में देखे, बेगूसराय में दिनकर भवन में ऑडियंस है, यहाँ ऑडियंस नहीं है। यहाँ हमने कोशिश भी नहीं किया कभी। हम बगल में टाउन हॉल में नाटक करते हैं, कभी हम लोग कभी कभार जब रिफाइनरी ने बुलाया, ये बुलाया, बल्कि यहाँ तो सब लोग हैं आसपास। तो हमें अगर हम डिसेंट्रलाइज करें रंगमंच को, केवल शहर तक नहीं रखें या मेट्रो सिटी तक ही सीमित नहीं रखें, या कुछ वर्गों की प्रॉपर्टी के रूप में रंगमंच को ना हम करें, रंगमंच को सबके लिए सुलभ, सबके लिए आसान और सबके पास रंगमंच पहुंचना शुरू करें, निरंतर रहे, तो मुझे लगता है कि ये रोना भी खत्म हो सकता है। लेकिन संघर्ष तो है, क्योंकि रंगमंच की छोटी दुनिया है। रंगमंच समाज में अभी उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो समस्या तो है। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा रही है कि रंगमंच को सम्मान मिले, रंगमंच से लोग जुड़े। गुंजन को सम्मान मिले न मिले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रंगमंच को सम्मान मिलेगा तो ऑटोमेटिक रंगमंच करने वाले को भी सम्मान मिलेगा। हमें रंगमंच के लिए जो वो दायरा है सोचने का लोगों के अंदर, उसको बदलने की जरूरत है कि रंगमंच भी पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग। समाज में जैसे डॉक्टर को इज्जत है, एक प्रोफेसर को इज्जत है, एक एक्टिविस्ट को, मतलब एक अब तो नेता तक को इज्जत है, लेकिन रंगमंच वाले को, क्योंकि रंगमंच के लिए हमने नहीं सोचा, हमने व्यक्तिगत रूप से सोचा। तो कुल मिलाकर के जो आज की बातचीत रही, इसमें जो बातें निकल के आई कि हिंदी रंगमंच को अगर हमें आगे बढ़ाना है, हिंदी रंगमंच आगे बढ़ता रहेगा। युवाओं के लिए भी रंगमंच के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे वैसे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे वैसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ जाकर के आप रंगकर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए आप कार्य कर सकते हैं। और जब आप कार्य करेंगे तो प्रवीण जी के अनुसार वहाँ पे पैसे भी हैं, इज्जत भी है, मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, और इतनी देर तक लगातार हमारे सवालों का जवाब देते रहे, रंगमंच की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो आज का यह जो हमारा बातचीत था, हम इस बातचीत को यहीं पे अब विराम देंगे, और आज के इस बातचीत को रखने के लिए हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बरौनी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी का जो यह संयुक्त आयोजन है, इसके आयोजक को बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही वार्षिक पुस्तक मेला करवाते रहिए, और कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपने आज जो सहयोग किया है, इसको आप ऐसे ही जारी रखें। प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम यहाँ जो बैठे दर्शक हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच ख्याति नाम नाटक निर्देशक डिजाइनर प्रवीण कुमार गुंजन जी, इन्होंने
थिएटर से संबंधित चुनौतियों को आपके बीच रखा और साथ ही साथ युवाओं के करियर के संबंधित बातें की और क्या नवीन चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं और उस थिएटर को आम जनताओं से जुड़ने के लिए क्या कार्य करने होंगे, उसके बारे में जो बातचीत एक सार्थक बातचीत जो हुई, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय श्री अभिजीत कुमार मुन्ना जी को। अब हम अनुरोध करते हैं अपने अग्रज एवं बरौनी रिफाइनरी में अपने स्वरों के माध्यम से हर एक कर्मियों के दिलों पे राज करने वाले आदरणीय महेश भैया से कि आप सम्मानित करें। आज यहाँ हम इतनी विशिष्ट बातचीत के लिए हम सम्मानित रोचक प्रश्न पूछे और छुए अनछुए पहलुओं को भी इन्होंने छुआ और ज्ञात निसंदेह आज की जो यह सार्थक बातचीत हुई, इसके लिए हम अपनी ओर से कल्याण केंद्र की ओर से नगर भाषा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से बरौनी रिफाइनरी की ओर से हम आदरणीय अभिजीत मुन्ना सर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी के प्रति भी, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारे बीच समय निकालकर हमारे इस पुस्तक मेला में शब्द पर्व में इन्होंने अपनी उपस्थिति मात्र से ही और संवाद स्थापित कर जो 4 चांद लगाने का ये कार्य किए हैं, इसके लिए हम अपनी ओर से अपने पूरे संस्था की ओर से कल्याण केंद्र की ओर से इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एवं साथ ही साथ हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तमाम सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को कि आपने इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ और जिस अनुशासन के साथ आपने इस पूरे बातचीत को सुना और निसंदेह आप इसे ग्रहण भी किए होंगे, तो हम अपनी ओर से आप तमाम दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और पुनः तमाम अतिथियों के प्रति बहुत बहुत आभार। इस सूचना के साथ फिर कि कल हम आपके बीच ठीक इसी समय में 7 बजे यहाँ इसी मंच पर कवित्री सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, तो हम पुनः आप सभी दर्शकों को आमंत्रित करते हैं कि आप इसी भाव के साथ आएं और उस कार्यक्रम का भी आनंद उठाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।